जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जलते हुए महलों का धुआं और दूर से आती युद्ध के नगाड़ों की वो दिल दहला देने वाली गूंज। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम इतिहास की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां भारत की सबसे चर्चित, सबसे रहस्यमयी प्रेम कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसी कहानी जहां एक तरफ एक राजकुमारी ने पूरे आर्यावर्त के सामने खुलेआम बगावत कर दी और दूसरी तरफ एक राजा ने पूरी दुनिया को चुनौती डाली। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई इतिहास की सबसे महान प्रेम कहानी थी, या फिर सत्ता हासिल करने का एक बहुत बड़ा, बहुत ही डार्क पॉलिटिकल धोखा? चलिए आज इसी ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जिसे आप अपमान समझते हैं, मैं उसे अपना सम्मान मानती हूँ। अब देखिए, राजाओं से भरे एक विशाल दरबार में जहाँ जरा सी भी चूक पर सिर धड़ से अलग कर दिए जाते थे, वहाँ एक राजकुमारी का ये कहना कोई मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक औरत का अपनी किस्मत खुद लिखने का ऐलान था। संयोगिता का ये जो व्यक्तिगत साहस था ना, इसी ने इस शाही विद्रोह को इतना गहरा बना दिया। उन्होंने सत्ता के उन सदियों पुराने सख्त नियमों की धज्जियां उड़ा दी थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द एपिक हिस्टोरिकल मिस्ट्री। एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 12वीं सदी का भारत। उस वक्त का भारत कोई एक अखंड राष्ट्र नहीं था, बल्कि अलग अलग शक्तिशाली राजाओं की जागीर था, जिनकी सीमाएं हर दिन बदलती थीं। मतलब हर कोई बस युद्ध के लिए तैयार बैठा था। साम्राज्य बढ़ाने की होड़ ने पूरे उत्तर भारत को सचमुच एक बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और निजी प्रेम और सत्ता की भूख ने मिलकर वो चिंगारी दे दी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, ईगो और शाही दुश्मनी का वो खतरनाक खेल। उत्तर भारत में एक भयानक शीत युद्ध या कह लें कोल्ड वॉर पनप रहा था। अगर आज के दौर के किसी बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल पावर स्ट्रगल से इसकी तुलना करें तो बात बिल्कुल वैसी ही थी। एक तरफ थे अजमेर और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसे अजय योद्धा जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप जाते थे। और उनके ठीक सामने थे जयचंद, एक ऐसे राजा जिनका अहंकार और नफरत सातवें आसमान पर थी। इन दोनों की दुश्मनी वो सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं थी, ये सम्मान, वर्चस्व और ईगो की एक बेहद पर्सनल लड़ाई थी। कहा जाता है कि अगर वीरता का कोई चेहरा होता तो वो पृथ्वीराज होते। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? संयोगिता ने तो पृथ्वीराज को कभी देखा तक नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ उनकी बहादुरी के किस्से सुने थे। युद्ध की उन कहानियों ने ही उनके मन में ऐसा सम्मान पैदा किया जो बाद में एक गहरे प्यार में बदल गया। लेकिन जब ये बात जयचंद को पता चली तो सोचिए क्या हुआ होगा। एक ऐसे कट्टर दुश्मन से अपनी ही बेटी के प्यार की खबर सुनकर जयचंद का गुस्सा सचमुच एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। और इसी गुस्से ने जन्म दिया इस कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से को, स्वयंवर की साजिश। प्राचीन काल में स्वयंवर एक बहुत ही पवित्र शाही समारोह होता था, जहां एक राजकुमारी अपना जीवनसाथी खुद चुनती थी। लेकिन जयचंद ने क्या किया? उन्होंने इसे एक खतरनाक राजनीतिक हथियार बना दिया। ये बिल्कुल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह था। जयचंद ने स्वयंवर की घोषणा की, पूरे भारत के राजाओं को न्योता भेजा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जानबूझकर छोड़ दिया। और अपनी इस चाल को और भी ज्यादा क्रूर बनाने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज की एक मिट्टी की मूर्ति बनवाई और उसे महल के बाहर दरवाजे पर एक गार्ड की तरह खड़ा कर दिया। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक सम्राट जिसकी तलवार से अच्छे अच्छे राजा खौफ खाते हों, उसे एक मामूली पहरेदार बना देना, ये सिर्फ एक पर्सनल बेइज्जती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही सोची समझी जियोपॉलिटिकल पावर प्ले था। जयचंद असल में पूरी दुनिया के सामने ये चीख चीख कर जताना चाहते थे कि उनका रुतबा सबसे ऊंचा है और पृथ्वीराज चौहान उनके पैरों की धूल हैं। लेकिन जयचंद को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, विद्रोह और खुला राजनीतिक युद्ध। वो पल इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। भरी सभा थी, सोने के सिंहासनों पर सारे ताकतवर राजा बैठे थे, और संयोगिता बिना किसी खौफ के सीधा उस मिट्टी की मूर्ति के पास गई और वरमाला उसे पहना दी। महल के अंदर बैठे दरबारियों के लिए तो ये एक भयंकर राजद्रोह और सत्ता का अपमान था। लेकिन जरा सोचिए, महल के बाहर खड़े आम लोगों के लिए ये सच्चे प्यार की कितनी बड़ी जीत थी। जयचंद आग बबूला हो गए,
लेकिन इससे पहले कि वहां तलवारें निकलतीं, दूर से एक भयंकर धूल का तूफान आता दिखा, और उस तूफान को चीरते हुए खुद असली पृथ्वीराज चौहान वहां आ पहुंचे। और इसके तुरंत बाद जो हुआ वो कोई आम प्रेम कहानी का सीन नहीं था, वो एक फुल ब्लोन वॉर था। तलवारें टकराने लगीं, खून खलाबा शुरू हो गया, सैनिक पागलों की तरह भाग रहे थे और एक भारी अफरा तफरी मच गई। पृथ्वीराज ने संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और उस महल से निकल गए। इस एक झटके ने उस रोमांटिक कहानी को सीधे एक भयंकर युद्ध में बदल दिया। इतिहास उसी एक पल में हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा था। अब यहाँ पर हमें थोड़ा रुक कर एक ऐतिहासिक विश्लेषण करना चाहिए। क्या ये वाकई सिर्फ एक रोमांटिक मिथक था कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, या सच्चाई कुछ और ही थी? कई इतिहासकार एक बहुत ही डार्क थ्योरी सामने रखते हैं। उनका मानना है कि ये शादी सिर्फ रोमांस नहीं थी, ये जयचंद के ईगो को कुचलने के लिए एक बहुत ही कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव था। एक ऐसी चुनौती जिसने उत्तर भारत की एकता को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। सच ही कहा गया है, कभी कभी सबसे खतरनाक युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि अहंकार से शुरू होते हैं। और इसी अहंकार का नतीजा क्या हुआ, ये हम देखेंगे हमारे 5वें भाग में, द ट्रैजिक फॉल, एक महान साम्राज्य का अंत। इस आपसी नफरत की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत की यही अंदरूनी टूट-फूट हमारे पतन की सबसे बड़ी वजह बनी। जब घर बटा हुआ हो तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही। इसी फूट का फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया। तराइन के उस भयानक युद्ध ने राजपूत साम्राज्य के उस शानदार और सुनहरे दौर को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। अगर आप इतिहास देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कभी महान रोमन साम्राज्य, बाहर के दुश्मनों से कम बल्कि अपनी ही अंदरूनी राजनीति और नेताओं के अहंकार की वजह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। एक राजा हार सकता है, लेकिन उसका साहस नहीं। युद्ध के मैदान में बुरी तरह घायल होने और कैद किए जाने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान का ये अदम्य साहस कम नहीं हुआ। लेकिन उनकी इस व्यक्तिगत बहादुरी के पीछे एक बहुत गहरी और खामोश त्रासदी छिपी थी। एक पूरा का पूरा महान साम्राज्य खो चुका था। जो शाही भव्यता और शानो शौकत कभी वहां हुआ करती थी, वो सब अब सिर्फ खंडरों में बदल चुकी थी। हम अक्सर इतिहास में सिर्फ तारीखें और युद्ध याद रखते हैं, लेकिन उस दर्द का क्या? जरा महसूस कीजिए उन वीरान सूने पड़े महलों की दीवारों पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज, दूर किसी मंदिर से आती उदास घंटियों की गूंज, और उन सबके बीच वो रानी जो उस खामोशी में एकदम अकेली रह गई। जिस औरत ने अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से बगावत कर दी थी, आखिर में उसने अपना सब कुछ खो दिया। ये त्रासदी इतनी गहरी, इतनी पर्सनल है कि आज भी अगर आप राजस्थान के गांवों में जाएं तो वहां के लोकगीत गाने वाले आपको ये कहानी एक बहुत ही निजी, छटपटाते हुए दुख की तरह सुनाएंगे। और यही आकर इतिहास एक गहरा रहस्य बन जाता है। एक तरफ हमारे पास 12वीं सदी की पुरानी पांडुलिपियों के वो प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य हैं, और दूसरी तरफ है बाद के महाकाव्यों में जोड़ी गई वो खूबसूरत काव्यात्मक बातें। ये ऐतिहासिक बहस आज भी चल रही है। क्या संयोगिता का वो नाटकीय स्वयंवर, क्या सच में वो बिल्कुल वैसा ही हुआ था, या फिर समय के साथ कवियों और लेखकों ने इस दास्तान में अपनी कल्पना के रंग भर दिए? आज सच और लोक कथा के बीच की वो लकीर बहुत धुंधली हो चुकी है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये, जब सत्ता और प्यार आपस में टकराते हैं तो इतिहास जन्म लेता है। चाहे ऐतिहासिक फैक्ट्स कुछ भी हों, ये कहानी सदियों से हमारे भारतीय जनमानस में इसलिए जिंदा है, आधुनिक साहित्य में इसलिए गाई जाती है क्योंकि ये सत्ता, ईगो और प्यार के उस विनाशकारी लेकिन बेहद अट्रैक्टिव टकराव का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये हमें दिखाती है कि जब राजनीति और भावनाएं आमने सामने होती हैं तो उसका असर सिर्फ कुछ सालों तक नहीं, सदियों तक रहता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या संयोगिता और पृथ्वीराज की ये दास्तान वाकई एक सच्चा, निस्वार्थ प्यार थी, या फिर ये हमारे इतिहास का गढ़ा गया सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर मिथक है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वो बस हमें इतिहास के इन पन्नों को और भी गहराई से खंगालने की प्रेरणा देते हैं।